सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की है खबर खास में आज हम बात करेंगे जीएचएमसी पर टीआरएस के कब्जे की। श्रीमती विजय लक्ष्मी आर गदवाल, मेंबर वार्ड नंबर 93 बंजारा हिल्स, इज डिक्लेयर्ड एज मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नाज़रीन, 2 महीनों से जारी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का आज इख्तिताम अमल में आया। जीएचएमसी पर टीआरएस का कब्जा हो गया है। विजय लक्ष्मी मेयर और श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब हुई हैं। ये दोनों का ताल्लुक टीआरएस से है। जीएचएमसी पर दूसरी मरतबा खातून मेयर मुंतखब हुई। जीएचएमसी डिप्टी मेयर के लिए पहली मरतबा खातून को मुंतखब किया गया। टीआरएस उम्मीदवारों की एमआईएम ने तायद की। बीजेपी के पास दरकार तादाद नहीं होने के बावजूद अपने उम्मीदवार उतारे थे। 9 मुंतखब मेयर बंजारा हिल्स की नुमाइंदगी करती हैं। विजय लक्ष्मी टीआरएस के सीनियर लीडर के केशव राव की दुख्तर हैं। डिप्टी मेयर श्रीलता तारनाका की नुमाइंदगी करती हैं। पहली मरतबा डिप्टी मेयर के ओहदे पर खातून का कब्जा हुआ है। वाज़ेह है कि टीआरएस ने 56 वार्ड्स पर कब्जा करके सबसे बड़ी पार्टी का मौक़िफ़ हासिल किया। बीजेपी 48 सीट हासिल करके दूसरे मकाम पर है। एमआईएम 44 कारपोरेटर्स के साथ तीसरे मकाम पर है। तो कुल मिलाकर आज एक तरह से कहें कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मन्नत किसी ने मांगी और प्रसाद मिला टीआरएस को। तो शहर हैदराबाद में एक नारा काफी मशहूर है, शहर हमारा मेयर हमारा। आज टीआरएस इस नारे पर खरी उतरी है। काम और मुद्दों की सियासत और जज्बात की सियासत में टीआरएस के आंकड़ों का थोड़ा सा खेल जरूर बिगड़ा, लेकिन कब्जा टीआरएस का ही हुआ। मगर जीएचएमसी के कामकाज को लेकर टीआरएस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आगे की सियासी हिकमत अमली को मजबूती से नाफिज किया जा सके। और अब रियासत में आगे का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, क्या होगा, इस पर कुछ खास मेहमानों के साथ हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ टीआरएस के तर्जुमान श्रीधर रेड्डी और सियासी तज्जिया निगार व साफी खुर्रम मुबशिरुद्दीन खुर्रम जुड़ चुके हैं। श्रीधर रेड्डी जी, टीआरएस ने जो कहा आज उसने वो कर लिया, कामयाबी मिली है। इस पल को आप कैसे देखते हैं? जिना जी, पहले मैं ये डिस्कशन में हम आगे बढ़ने से पहले जी जो आज मेयर का पद का प्रमाण स्वीकार जो किया है जी, गदवाल विजय लक्ष्मी जी और डिप्टी मेयर मोते श्रीलता रेड्डी जी को जी, और सारे जितने भी कारपोरेटर आज जो वोट लिए हैं नई एग्जीक्यूटिव बॉडी में जी, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं जी। वही समय पे जो पहले की बॉडी थे जिसका मेयर बुंतु राम मोहन जी हो, उसका डिप्टी मेयर तो बाबा फसीउद्दीन जी हो, उन लोगों के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम चला था पिछले 5 साल में जी। हैदराबाद में हर तरह की डेवलपमेंट हुई। आगे आने वाले 5 साल में भी वही उसी तरह के डेवलपमेंट होता बोल के हमारा आश्वासन है। ठीक, और ऐसा होना चाहिए जी। और आज जो हैदराबाद में, मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूं, फिर एक बार बोलना चाह रहा हूं कि पिछले 5 साल में जी या 2014 के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ जी, वो पहले पिछले 60 साल में नहीं हुआ था। उससे पहले ठीक, तेलंगाना हासिल करने के बाद आज हैदराबाद को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश में केसीआर साहब ने और केटीआर साहब ने जितने उसमें काम कर रहे हैं अभी जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़त हुई या रोड्स डाल रहे हैं, नया फ्लाईओवर्स आए, नया पासओवर्स आए, नया आरयूबीस आए, यानी आपके इन कामों की वजह से आपको एक तरह से आज कामयाबी मिली है और आपने आज मेयर और डिप्टी मेयर आखिरकार बना लिया। हमारे साथ सियासी तज्जियानिगार हैं, साफी हैं मुबशिरुद्दीन खुर्रम। मुबशिरुद्दीन खुर्रम, जीएचएमसी इलेक्शन से लेकर नतीजे आने और इस बीच में जो गैप आया है, मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर काफी सियासी बातें हुई, काफी कुछ चीजें देखने को मिली हैं। एक्स अफिशियो वोट की वजह से टीआरएस कामयाब रही एक तरह से आज, और कहीं ना कहीं एमआईएम की मदद की जरूरत आखिरकार पड़ ही गई। कैसे देखते हैं आप आज के इस जीत को टीआरएस की? देखिए, टीआरएस की आज की जो जीत है ये यकीनी थी, होने ही वाला था ये, इसमें कोई दो राय नहीं है।
टीआरएस की मेयर और डिप्टी मेयर दोनों निश्चित तौर पर कामयाबी के आसार नुमाया थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जिस तरह के हालात इलेक्शन से पहले मजलिस और टीआरएस के दरमियान पैदा हुए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि मजलिस टीआरएस की मदद नहीं करेगी, क्योंकि मजलिस के टीआरएस को मदद करना दरअसल आइंदा सियासी हालात में बीजेपी को फायदा पहुंचाना के मुतरादिफ होगा। इसीलिए मजलिस को दूर और इसको बीजेपी ने काफी उछाला भी था। की जा रही थी, शायद टीआरएस उसमें नाकाम। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं टीआरएस इस बात में नाकाम हुई है कि बगैर मजलिस के वो मेयर नहीं बना सकती जी। इसीलिए मजलिस की ताईद हासिल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब यकीनी बनाया गया। और दूसरी तरफ मजलिस की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकामी है, क्योंकि जब कभी किसी भी सियासी जमात को जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, तो दो तरफा फायदा देखा जाता है। जैसा कि आंध्र प्रदेश में जब जीएचएमसी इलेक्शंस हुए थे और कांग्रेस को मजलिस की मदद की जरूरत थी जी, तो डिप्टी मेयर मजलिस का था, कांग्रेस की मेयर बनाई गई थी। और मजलिस ने जब मेयर की निशिस्त हासिल की तो उस वक्त डिप्टी मेयर कांग्रेस के बनाए गए थे जी। लेकिन इस मर्तबा ऐसा कुछ नहीं हुआ, टीआरएस को गैर मशरूत तायीद की गई ऐसा लग रहा है, जिससे दोनों सियासी जमातों की ये नाकामी ही समझी जाएगी जी। श्रीधर रेड्डी जी, जिस तरह से मुबशिरुद्दीन खुर्रम कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से मुद्दे को हवा दी थी, आखिरकार आपने बीजेपी की उस बात को सच कर दिखाया कि आप लोग बाहर तो कहते हैं कि हम दोस्त नहीं हैं, सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं, अलग आपने इलेक्शन लड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन आज फिर एमआईएम ने आपकी तायद की और ट्वीट भी आया है असदुद्दीन अवैसी का कि आपने डिप्टी मेयर की क़यादत के लिए या डिप्टी मेयर के लिए उनको जो है ओहदे की पेशकश की थी, उसके लिए शुक्रिया भी अदा किया है असदुद्दीन अवैसी ने। तो मतलब ये क्या पहले से तय ही था, या फिर जो 9 वोट या जो कुछ वोट आज कम पड़ रहे थे वो एक मजबूरी थी आपको साथ लेने की एमआईएम को? श्रीधर रेड्डी, आप जीएचएमसी एक्ट आप जानते होंगे जी, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसमें 50% आना 51% आना ऐसा कुछ भी नहीं है जी। फ्लोर ऑफ द हाउस में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं जी, जिसके अभ्यर्थी को उन्हें चुना जाते हैं कि, और उसमें देखे गए तो आज के माहौल में किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी जी। अगर एमआईएम ने सपोर्ट दिए वो अलग बात है जी। नहीं, वो तो पेशकश आपने की, टीआरएस ने की, एमआईएम ने सपोर्ट नहीं मांगा। एमआईएम नहीं कह रही थी कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो तो आपने सपोर्ट मांगा है उनसे। किसी ने पूछा क्या? ट्वीट में असदुद्दीन अवैसी का ट्वीट आप देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या ट्वीट करे मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि मजलिस को डिप्टी मेयर के ओहदे की पेशकश करने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं टीआरएस का। मैं वही बताना चाह रहा हूं जी। ओवैसी जी ने क्या ट्वीट किया मैंने देखा नहीं है। ठीक, टीआरएस पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट, चाहे हमारे प्रेसिडेंट जी या हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब कोई भी, या हमारे तरफ से कोई वैसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो गया नहीं है जी। आज के श्रीधर सिचुएशन है उसमें सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए पूरा जी। सुना आपका बात, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आज जो है मेयर और डिप्टी मेयर टीआरएस के चुने गए हैं जी, और जीएचएमसी के एक्ट के तहत हमको वो मिलने का हक भी था, वहां पर पूरा सिचुएशन भी था, तो इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी 100 बोल सकते हैं, पूरे देश में बोला जा रहा है कि आप बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, नहीं ठीक है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपने अपने सियासी तौर पर जो आंकड़े हैं उसको वहां पर कामयाबी से साबित किया है, आप खैर ओहदा आपने हासिल कर लिया। चलिए, हमारे साथ देवेंद्र रेड्डी जी हैं, तर्जुमान बीजेपी। देवेंद्र रेड्डी जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। देवेंद्र रेड्डी जी, आप भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि मेयर हमारा होगा, हम पूरा जोर लगा देंगे, सारी चीजें कहीं ना कहीं रह गई हैं। क्या वजह है आज आप कामयाब नहीं हो पाए मेयर बनाने के लिए? हालांकि काफी वक्त मिला था और ये सियासी तौर पर अंदाजे लग रहे थे कि बीजेपी कुछ करेगी इस बीच में। देवेंद्र रेड्डी जी, नहीं, आपका आवाज तो मेरे को थोड़ा ये क्या बोलते हैं ब्रेकअप है, फिर भी जो मैं समझ हो गया मेरे को क्या क्वेश्चन है आपसे, क्या सवाल है। आपका मेयर नहीं बना है, बीजेपी क्यों नहीं बना पाई मेयर? हाँ,
मेयर का सफिशिएंट मेजॉरिटी नहीं है ना। फिर आपने बहुत सी बातें की थी इस बीच में कि मेयर हमारा ही होगा, हम कामयाब होंगे मेयर बनाने के लिए। हाँ, हर लोग बोलते हैं, फिर टीआरएस भी बोला, वो लोग 99। क्या आपको उम्मीद थी टीआरएस के लीडर सपोर्ट करेंगे आपको? नहीं, टीआरएस से हम, वो लोग सपोर्ट करे भी, हम मेयर नहीं बनते हैं, नहीं बनेगा भी जी। हमको लोगों का मदद जरूरत ही नहीं है। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट संजय जी भी सीधा बोल दिया, कोई सपोर्ट हमको जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो दोनों खेल रहे हैं ना, एमआईएम टीआरएस जो गेम खेल रहा है, ये उसका सपोर्ट हमको जरूरत नहीं है, हमारा सपोर्ट उनका जरूरत नहीं है, हमका दोस्ती नहीं है बोल के पहले से भी बोल रहा था। फिर अभी आज देखे हम क्या हुआ सब जी। फिर किससे रिलेशन किससे किसको है, क्या बोला इलेक्शन से पहले, अभी क्या हो रहा है, इलेक्शन के बाद क्या बोले, तो ये सब पूरा दुनिया देख रहा है ना, पूरा दुनिया देख रहा है। अगर आप लोगों का ओपन रिलेशन रहना है तो पूरा सीधे जा सकते हैं। लेकिन श्रीधर रेड्डी जी कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है आंकड़ों की, हम अपना जो फिगर था उनके पास ऐवान में, उस फिगर के जरिए उन्होंने आज मेयर और डिप्टी मेयर बनाया है। जो फिगर किसको है, बराबर मेजॉरिटी किनका, टीआरएस का है, ज्यादा मेजॉरिटी में जो उनको मिले हैं, इसीलिए उन्होंने मेयर बनाया है। ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है, वो लोगों का टीआरएस को हटाने के लिए सारे दुनिया, पूरा तेलंगाना लोग सब रेडी है, तैयार है। अभी आने दो, हर इलेक्शन में टीआरएस का हारने का है, बस हारते भी, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अगर मेयर बनना है तो ठीक है, बने दो, अच्छा जो परिपालन है करने दो, कोई चिंता नहीं है। ये लोगों का हम भी, हमारा पार्टी तरफ से भी हम विश करता है बहुत अच्छा परिपालन देने के लिए, गुड गवर्नेंस देने के लिए, हम भी ये करते हैं, मदद करते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। चलिए, आप मदद के लिए तैयार हैं टीआरएस की, अच्छी बात है। बिल्कुल श्रीधर रेड्डी जी, पिछली बार का जो टर्म था जीएचएमसी में टीआरएस का, उस बार के टर्म में और इस बार जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर बनाया गया, ठीक है लेडीज को सीट रिजर्व थी, लेकिन टीआरएस की एक जो पॉलिसी थी कि आप एक पोस्ट पर एक तबके को रखते हैं, दूसरे पोस्ट पर एक तबके को, ताकि हर किसी को एक फायदा मिले, हर किसी को ये लगे कि हाँ ये सरकार आपकी भी है और आपकी भी है। लेकिन इस बार नहीं देखने को मिला। मेरा इशारा सीधे तौर पर यह है कि इस बार मुस्लिम नुमाइंदगी टीआरएस की तरफ से नहीं दिखी, ये सवाल भी उठ रहा है। श्रीधर रेड्डी जी, नहीं, वो गलत बात है। पहले जब डिप्टी मेयर बना, कौन बने थे? बाबा फसीउद्दीन जी बने थे, जो तेलंगाना एजुटेशन में अच्छे काम किए थे और एक यूथ लीडर था। अब की बार एक जो एजुटेशन में जो काम किए थे तेलंगाना मूवमेंट में, वो फैमिली से या वो कार्यकर्ता आज डिप्टी मेयर बने हैं। वैसे विजय लक्ष्मी जी पहले भी कॉर्पोरेटर थे, उसने प्रूव किया था एक अच्छा कॉर्पोरेटर के नाते, फिर एक बार चुन के आए हैं, तो उसको और एक चांस मिले थे, एक बीसी महिला को वहां पर जनरल सीट में भी। और अभी हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि बोल रहे थे तो एमआईएम के बारे में अगर नहीं बोलने से उसका काम नहीं चलता है, तो बार बार बोलने की आदत है उन लोगों को। मैं बीजेपी के बारे में भी बोलना चाह रहा हूं। आप उन लोगों को अगर कहीं तो भी एक पद मिलता है, वो पद के लिए कोई भी एक्सटेंट को जा सकते हैं, कितने भी दूर जाते हैं, वहां पर कोई एथिक्स काम में नहीं आता उसको। मणिकोंडा म्युनिसिपालिटी में जहां अभी जो चेयरमैन बीजेपी है, वहां कांग्रेस के सपोर्ट से उन्होंने वहां पर पद हासिल किए थे। मक्तल में भी कांग्रेस का सपोर्ट लिए थे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जब आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, उन लोगों का सपोर्ट क्यों लेते हैं? नलगोंडा में भी लिए थे। वैसे मैं 10 आपको ऐसे उदाहरण में दिखा सकता हूं। आज जो है, आप भी जानते हो, किसी को जानकारी रहना चाहिए जीएचएमसी एक्ट के हिसाब से, कोई भी अभ्यर्थी वहां पर मेयर, ठीक है, जीएचएमसी एक्ट के हिसाब से आपने कर दिया है। मुबशिरुद्दीन खुर्रम, पिछली बार बीसी और बीसी तबके से जो है मेयर और डिप्टी मेयर लिया गया, इस बार लेडीज का जो है, खातून की जो है वहां पर सीट रिजर्व है, ये सारी चीजें हुई। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना की सियासत जो है अब कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ बहुत तेजी से जा रही है? जीएचएमसी इलेक्शन के बाद सभी पार्टियां इस चीज को अपनी नजर में रख रही हैं। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स कभी भी कास्ट पॉलिटिक्स से दूर नहीं रही थी। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना के बाद,
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने जो तासुर दिया था कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है जी, और जब तेलंगाना में पहली मर्तबा गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो चीफ मिनिस्टर खुद के चंद्रशेखर राव ने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स नॉमिनेट किए थे, जिनमें एक मुस्लिम तबके से लिया गया था, एक लोअर कास्ट से बनाया गया था जी। उस सिलसिले को फर्स्ट टर्म में जारी रखा गया, सेकंड टर्म में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है जी। इसी तरह जीएचएमसी इलेक्शन में जब फर्स्ट जीएचएमसी इलेक्शन तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद हुए तो बाबा फसीउद्दीन को डिप्टी मेयर के ओहदे पर लाया गया था। तो ये तासुर मिल रहा था कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हर कास्ट, हर कम्युनिटी के डेवलपमेंट और उनको नुमाइंदगी देने के हक में है जी। लेकिन जीएचएमसी इलेक्शन से पहले जो हालात पैदा हुए, चाहे वो एक एमएलए की सीट पर बीजेपी का कब्जा हो या फिर जीएचएमसी लिमिट्स में बीजेपी को एक सेकंड पहले इनकी बात को खत्म कर लेते हैं जी मुबशिर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए मुबशिर, टाइम वक्त कम होगा। इन तमाम हालात में जी किसी मुस्लिम नुमाइंदे को डिप्टी सीएम न बनाया जाना, ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खौफ खाया जा रहा है। चलिए ठीक है, रेड्डी तबके के वोट बहुत ज्यादा जो है अक्सरियत के साथ बीजेपी की तरफ टर्न हो गए हैं। आपको क्या लगता है, आप वोट पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स को इस वक्त जहन में रखकर यह सारा मुद्दा तैयार हुआ है? कहीं ना कहीं जैसा कि मोर्शिदुद्दीन खुर्रम बता रहे हैं कि बीजेपी अब आपके जहन पर है। नहीं, इसको कास्ट पॉलिटिक्स ये ऐसा बोला नहीं जाता है। पॉलिटिक्स में जब कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पद देते हैं, सोशल इंजीनियरिंग देखना एक परंपरा है, मतलब एक तरीका है। आप यहाँ पर जनरल महिला है, वहां पर एक बीसी महिला को आपको मेयर सीट मिला है जी। मतलब देखिए, यहाँ पर किसी को केसीआर साहब ने, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कोई भी कास्ट को कम नजर में देखते नहीं जी। आप हमारे तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली साहब हैं जी, तो यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स की काम या बात नहीं उठता है। यहाँ पर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, विकास की राजनीति चलता है। ठीक, केसीआर साहब ने हर सेक्शन को, हर कास्ट को, हर रिलीजियन को, हर तरह के लोगों को कैसा, इन लोगों को डेवलपमेंट मिलना, उन लोग कैसा ऊपर आना, उसके लाइफस्टाइल कैसा बढ़ना, ठीक है, हर तबके को, हर कास्ट को आप आगे लेकर चलना चाहते हैं, साथ लेकर चलना चाहते हैं। देवेंद्र रेड्डी जी, हर लोगों को ये उसका बजट है, मगर ठीक है, ठीक है। देवेंद्र रेड्डी जी, जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से बहुत सी सियासी और बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने आपकी बातों को कुछ एक्सेप्ट भी किया, जिसकी वजह से आपको बड़ी तादाद में यानी 48 सीटें आपको मिली। और इसके बाद लग रहा था कि तेलंगाना को बजट में कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा ताकि बीजेपी अपने पैर मजबूती से तेलंगाना में जमा सके। टीआरएस को अब लगता है कि बीजेपी सिर्फ बातें कर रही है, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ सियासी मुद्दे और बयानबाजियों से काम लेगी। तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर अपनी सियासत को थोड़ा क्या कहेंगे, एक तरह जिस तरह से मजहबी सियासत एक तरह से नाम दिया गया था, उससे हटने की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टीआरएस ने बजट के बाद देख लिया कि बीजेपी यहां क्या कर सकती है। देवेंद्र रेड्डी जी, अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी हर स्टेट को इक्वल जस्टिस कर दिया। अभी देखो, ज्यादा बातें कौन करते हैं? नहीं, लेकिन टीआरएस को कुछ नहीं मिला। देवेंद्र रेड्डी जी, माफ कीजिए, तेलंगाना को कुछ नहीं मिला, टीआरएस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ये तेलंगाना नहीं है सिर्फ, सब इसको किधर कितना देना, जितना बराबर सब इक्वल जस्टिस में बजट में अलोकेशन अलर्ट कर दिया जी। इसमें तो कोई पार्शियलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो कोई नहीं है। अभी बीजेपी सब मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको मालूम है तेलंगाना में क्या चल रहा है, कैसा है और कैसा मदद करना बोल के वो लोगों को बहुत चिंता है। ऐसा टीआरएस जैसा केसीआर जैसा हर दिन हर एक बात बोलता है, जो बात को जो बोलता है वो बात में कभी नहीं करता है। अभी देखो, ये म्युनिसिपल जीएचएमसी इलेक्शंस के बाद क्या बोला, जो ड्यूरिंग इलेक्शंस में क्या बोला, जो 10,000 बाकी है इलेक्शंस के बाद 10,000 देंगे बोल के बोला। नहीं, आपने भी तो कहा था हम 20 देंगे, बन गया। आपने भी कहा था हम भी देंगे। जिलानी जी, नहीं, हम भी देंगे, लेकिन देखो, लेकिन आप भी अनजान हो गए और वो भी अनजान हो गए।
जिलानी जी, और ये आपने ये भी कहा था जीएचएमसी में कि हम हैदराबाद को डेवलपमेंट के लिए वो काम करेंगे जो टीआरएस नहीं किया अब तक। टीआरएस ने कुछ किया ही नहीं, आपका ये दावा था जीएचएमसी इलेक्शन में, और आप बजट ही नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर काम कैसे होगा? से कुछ नहीं होता। जिलानी जी, जिलानी साहब जी, टीआरएस खाली बात करते हैं, बड़ा बाता, इसे कोई नहीं है, सब करप्शन। ठीक है, श्रीधर रेड्डी सब उठा के चले गया। देखिए श्रीधर रेड्डी, कुछ नहीं करता। मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। अभी पहले जो अभी बजट की बात कर रहे थे, यूनियन बजट में, यहाँ पर हमारे पास 4 एमपीस है, एक गृह राज्य मंत्री है उसमें जी, अक्सर आके एक प्रेस मीट बना के कुछ तो भी बोल के जाते हैं ना जी। ये बजट में तेलंगाना राज्य को इतना मिला है, ITIR मिला है, निम्स मिला है, फार्मासिटी को पैसे दिए हैं, यहाँ पर फ्लड रिलीफ के लिए पैसे, कुछ तो भी वहां पर कोई स्टेटमेंट आया क्या? क्यों नहीं आया? हर चीज में किशन रेड्डी साहब आके बड़ा बोलते हैं, बंडी संजय आके बड़ा बोलते हैं। क्यों इन लोग एक प्रेस मीट कॉन्फ्रेंस रख के तेलंगाना को यूनियन बजट में इतना आया बोल के क्यों ही बात नहीं करें? और ये 10,000 की बात कर रहे हैं हमारे भाई, वो 10,000 इलेक्शन के बाद भी जारी किए थे, जिन लोग अप्लाई किए उसको दिए, और जो 20,000 लीटर की जो हम लोग प्रॉमिस किए थे, टीआरएस नेता लोगों को वायदा दिए थे, वो 20,000 लीटर का प्रॉमिस भी हम लोग कंप्लीट किए थे, फ्री वाटर को। अरे चिल्लाना नहीं, आप सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ, आप क्या किए हैदराबाद के लिए, क्या किए तेलंगाना के लिए, क्या किए? इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ये खाली सुबह शाम चिल्लाना, सुबह शाम चिल्लाना सीख लिए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो सवाल उठाओ, लोग जानते हैं, और ऐसे लोगों को जिसको हैदराबाद के ऊपर या तेलंगाना के राजनीति के ऊपर कोई इन लोगों को कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूं जी, क्यों बात नहीं किए? 1 रुपए का भी यूनियन बजट में तेलंगाना के लिए कोई स्पेशल एलोकेशन नहीं मिला। ठीक है, जिस तरह से टीआरएस ने अपनी गुड गवर्नेंस की बात की, जीएचएमसी में डेवलपमेंट की बात की, और एक तरफ बीजेपी ने जिस तरह से मरकजी लीडरों को उतारा था, ऐसा लग रहा था कि जीएचएमसी के बाद एक बाढ़ आ जाएगी बीजेपी की रियासत में। खैर कुछ फायदा जरूर हुआ बीजेपी को, लेकिन अब मसला यही है कि डेवलपमेंट और मजहबी सियासत, ये 2 चीजें अब आमने सामने हैं जी। जिलानी जी बिल्कुल सही, मगर टीआरएस इनडायरेक्टली रिलीजियस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है जी, क्योंकि अगर आप इलेक्शन के इमीडिएट बाद अगर 8 दिसंबर का देखें तो 8 दिसंबर को तेलंगाना राष्ट्र समिति ने फार्मर्स बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट का अनाउंस किया था और मिनिस्टर्स रोड पर थे। लेकिन जब अब पार्लियामेंट शुरू होने जा रही थी, बजट सेशन शुरू होने जा रहा था जी, तो हमारी मौजूदा मेयर, नई मेयर के फादर जी केशव राव साहब का स्टेटमेंट आता है कि तरक्की के लिए सबके साथ चलना पड़ता है जी। और जहां तक बजट की बात हो रही थी, यहां मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि बजट पर हर पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आता है, चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। बीजेपी ने बजट पेश किया, बीजेपी के एमपीज ने रिएक्ट नहीं किया, ये एक अलग बात है जी। लेकिन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने भी यूनियन बजट पर कोई रिएक्ट नहीं किया है। किसी तरह की तनकीद बीजेपी पर नहीं की गई है, जिससे ये बात क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं टीआरएस और बीजेपी हैंड इन ग्लव की तरह काम कर रहे हैं जी। गलत बात कर रहे हैं आप। ठीक जी, ठीक जी श्रीधर, अभी जो भी बताना चाह रहे हैं हमारे भाई साहब ने, वो गलत बात है। बीजेपी की तरफ बढ़ना, वैसे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना हमारा कोई इरादा नहीं है जी। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। लेकिन श्रीधर जी, आप कह रहे हैं ठीक है, बीजेपी के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप एमआईएम के साथ भी आपका कोई ताल्लुक नहीं था। अचानक फिर आज आप सपोर्ट में आ गए, फिर एमआईएम ने सपोर्ट भी कर दिया। तो ये जो आंख मुचौली चल रही है ना सियासत में, किसी सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट किए हैं तो आप ना नहीं बोलते। फिर आप एक दिन पहले केसीआर कहते हैं कि आवाम को गुमराह न कीजिए। अपोजिशन को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि आवाम को गुमराह मत कीजिए। यहाँ आवाम को गुमराह कर कौन रहा है? गलत बात है जिलानी जी, इसका कोई जरूरत नहीं है जी। आप आंकड़े भी देख सकते हैं जी, किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हम पूरे क्लैरिटी के साथ जी जी, तेलंगाना में खाली डेवलपमेंट की बात चलती है। जिलानी साहब, तेलंगाना गवर्नमेंट हो। आप हमारे भाई साहब ने बोल रहे थे कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में हम लोग परसों भी पार्लियामेंट में जब बात करें, जब उसका मुद्दा उठाए हैं। और तेलंगाना राज्य में जो फार्मर्स है
इन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं आना बोल के इतना काम चल रहा है। ठीक है, इरिगेशन से लेके मार्केटिंग तक। ठीक है पूरा श्रीधर जी, एक सवाल और आखिरी में बच गया है। एमएलसी इलेक्शन है अब 8 दिसंबर, ठीक है, ग्रेजुएट्स के लिए। तो अब इसमें कितना सपोर्ट आपको, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? एमएलसी का जो अब आ गया है लामिया, ग्रेजुएट्स की सपोर्ट चाहिए। आप एमआईएम से भी होगा, ग्रेजुएट्स का है, एमआईएम से भी टाई अप होगा? क्यों होगा? मैं आपसे बोल रहा हूं, कभी हुआ क्या? पहले हुआ क्या? मतलब नहीं, आप पहले नहीं कहते, लेकिन बाद में हो जाता है। आप मेरे बात सुनिए। ठीक है, देवेंद्र रेड्डी जी, तेलंगाना में आपको अब चूंकि कुछ करना पड़ेगा, डेवलपमेंट की भी बात करनी पड़ेगी। अब इस तरह की पॉलिटिक्स तो चलेगी नहीं। अब मेयर, डिप्टी मेयर तो टीआरएस ने ले ही लिया है, बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? आखिरी सवाल देवेंद्र रेड्डी। जिलानी साहब, ये देखो, अभी श्रीधर रेड्डी साहब बोलते हैं हम क्यों करते हैं रिश्ता उनसे, एमआईएम से, ठीक, लेकिन आज अभी दोपहर में देखा कौन किससे करते हैं रिश्ता, ठीक है, लेकिन हर चीज में, हर काम में झूठ बोलने के लिए तैयार है, सारे सबसे ऊपर से नीचे तक। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को दोस्तान बनना चाहता है, अरे ओपन रिलेशन बनो ना, क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है, रिश्ते सामने रखे अवाम के, जो कुछ भी करना है। लेकिन जीएचएमसी में डेवलपमेंट की बात और सियासत की जो हुई थी, मजहबी सियासत उरूज पर थी जीएचएमसी को लेकर, आज आखिरकार में टीआरएस ने मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा ले ही लिया है। हैदराबाद की क्या तस्वीर होगी आइंदा इंतखाबात के लिए, ये देखने वाली बात रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया खबर खास में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब। श्रीमती विजय लक्ष्मी आर गदवाल, मेंबर वार्ड नंबर 93 बंजारा हिल्स, इज